कॉकरोच गैंग में सरगना अभिजीत डिपके हर दिन खुद को एक्सपोज करते रहते हैं। इस बार उन्होंने यूट्यूबर समदीश के साथ अपने इंटरव्यू में अपनी सच्चाई बता दी। समदीश के इंटरव्यू के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जिस क्लिप की चर्चा हुई वो थी अभिजीत डिपके की वो लाइन, दलित हैं हम, बीजेपी को वोट थोड़ी करेंगे। पापा बीजेपी वोटर हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। मेरे घर में अरे दलित फैमिली यार, कहाँ से बीजेपी वोटर होंगे। कई लोगों को ये लाइन बहुत ऑनेस्ट लगी, कई लोगों ने इसे बोल्ड स्टेटमेंट बताया। लेकिन अगर थोड़ा सा रुक कर इस बात को समझा जाए तो ये सिर्फ एक कैजुअल रिमार्क नहीं था, ये असल में उस पूरी पॉलिटिक्स को एक्सपोज करता है जहां लोग खुद स्टीरियोटाइप्स के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन जब उनके नैरेटिव को सूट करता है तो वही स्टीरियोटाइप्स इस्तेमाल करने लगते हैं। सोचिए अगर कोई ये कह दे कि एक पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी कभी किसी स्पेसिफिक पार्टी को वोट नहीं करती, तो क्या ये सही बात होगी? डेमोक्रेसी का पूरा कॉन्सेप्ट ही इंडिविजुअल चॉइस पर टिका हुआ है। हर इलेक्शन में लोग अलग रीजन से वोट करते हैं। कोई डेवलपमेंट देखकर वोट करता है, कोई वेलफेयर स्कीम्स देखकर वोट करता है, कोई आइडियोलॉजी देखकर और कोई लोकल कैंडिडेट देखकर। लेकिन डिपके की बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी पूरी कम्युनिटी की पॉलिटिकल चॉइस पहले से फिक्स हो, और यही बात लोगों को चुभी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंटरव्यू में डिपके बार बार यूथ इश्यूज, एजुकेशन और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन जब उनसे पर्सनल लेवल पर सवाल पूछा गया तो डिस्कशन अचानक कास्ट पर आ गया। सवाल ये है कि अगर मूवमेंट का फोकस एजुकेशन रिफॉर्म्स और स्टूडेंट्स के इश्यूज है तो फिर हर बात को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के प्रिज्म से देखने की जरूरत क्यों पड़ती है? सवाल ये है कि अभिजीत डिपके क्या केवल एक पर्टिकुलर कास्ट के स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर अभिजीत कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, वो बस इंडी गठबंधन की राजनीति को एक प्रोटेस्ट का नाम दे रहे हैं? क्योंकि अगर ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट होता तो इसमें कास्ट नहीं आता। इंटरव्यू में एक और चीज बार बार सामने आई। डिपके ने कहा कि सरकार उन्हें इग्नोर कर रही है। उनका कहना था कि गवर्नमेंट जानती है कि अगर वो डायरेक्ट एक्शन लेगी तो मूवमेंट और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए उन्हें इररिलेवेंट बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें इग्नोर करना। पहली नजर में ये बात काफी स्मार्ट लगती है, लेकिन अगर थोड़ा गौर करें तो यहाँ भी एक कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है। एक तरफ कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है कि मूवमेंट को प्रेशर में रख रही है, सपोर्टर्स को डरा रही है, सर्वेलेंस कर रही है और हर तरह की इनडायरेक्ट टैक्टिक्स यूज कर रही है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट उन्हें सीरियस ही नहीं ले रही और इग्नोर कर रही है। दोनों बातें एक साथ कैसे सच हो सकती हैं? अगर गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है तो फिर इतना प्रेशर कहां से आ रहा है? और अगर प्रेशर इतना ज्यादा है तो फिर इग्नोर करने वाली थ्योरी कितनी वैलिड है? ये सवाल इंटरव्यू देखने वाले कई लोगों के दिमाग में आया। फिर बात आती है हंगर स्ट्राइक की। याद कीजिए कुछ समय पहले इनडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक को मूवमेंट का एक बड़ा मॉरल वेपन बताया गया था। सोशल मीडिया पर उसकी काफी चर्चा हुई थी, लेकिन इंटरव्यू में जब समदीश ने इस बारे में पूछा तो डिपके ने कहा कि उन्हें माइग्रेन की प्रॉब्लम है और वो खाना स्किप नहीं कर सकते। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता यार मेरे बस की। माइग्रेन का प्रॉब्लम है यार। मेरी माँ तो वही बोलती है कि तेरे को टाइम पर खाना ना आ जाए तू सर पकड़ लेता है अपना, क्या कर रहा है तो अभी। देखिए हेल्थ इश्यूज बिल्कुल जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर ये लिमिटेशन पहले से थी तो फिर हंगर स्ट्राइक के नाम पर इतनी पब्लिसिटी क्यों की गई? क्या उस वक्त प्लानिंग नहीं की गई थी, या फिर ये सब थेरेटिक्स का हिस्सा था? वो थेरेटिक्स जो कॉकरोचेस डे 1 से कर रहे हैं। वैसे इंटरव्यू का एक और हिस्सा काफी इंटरेस्टिंग था जब डिपके हीरो वर्शिप के खिलाफ बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स में इंडिविजुअल्स को भगवान बना देना गलत है और इंस्टीट्यूशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बात सुनने में बिल्कुल सही लगती है, लेकिन फिर लोगों ने सवाल पूछा कि अगर हीरो वर्शिप इतनी बुरी चीज है तो फिर आज पूरा मूवमेंट एक ही फेज के आसपास क्यों घूम रहा है? सोशल मीडिया पर मूवमेंट से ज्यादा डिपके ट्रेंड करते हैं, पॉलिसीज से ज्यादा उनके क्लिप्स वायरल होते हैं, डिमांड से ज्यादा उनके स्टेटमेंट्स डिस्कस होते हैं। यानी जो बात थ्योरी में कही जा रही है, ग्राउंड रियलिटी उससे काफी अलग नजर आती है। और शायद इसीलिए ये इंटरव्यू इतना वायरल हुआ। इसीलिए नहीं कि इसमें कोई बहुत बड़े सीक्रेट्स थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि इस इंटरव्यू ने मूवमेंट के अंदर चल रहे कॉन्ट्रडिक्शंस को सामने ला दिया। एक तरफ सिस्टम के खिलाफ रेबेलियन की बात है, दूसरी तरफ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी है। एक तरफ हीरो वर्शिप के खिलाफ स्टैंड है, दूसरी तरफ पूरा नैरेटिव एक ही इंडिविजुअल के आसपास घूम रहा है। एक तरफ सेक्रीफाइस और रेजिस्टेंस की बात है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल लिमिटेशन का हवाला दिया जा रहा है। इंटरव्यू का
एक और मोमेंट काफी डिस्कस हुआ जब समदेश ने दीपिका से बात करते हुए कहा कि शायद वो इसीलिए रिलेटिवली सेफ हैं क्योंकि अगर मैं खालिद होता या मैं मुसलमान होता, मैं जेल में होता। इसकी मुझे अवेयरनेस है। और ये ओपनली बोलने में आपको कोई गुरेज या कोई बैर नहीं कोई नहीं, जो सच है यार सच है। ये लाइन ऑब्वियसली उमर खालिद की तरफ एक रेफरेंस थी और सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गई। लेकिन यहाँ भी कुछ जरूरी सवाल उठते हैं। क्या किसी व्यक्ति के साथ होने वाली लीगल एक्शन या इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ उसके सरनेम या आइडेंटिटी तक सीमित कर देना ही है? उमर खालिद का केस देश के सबसे कंट्रोवर्शियल लीगल केसेस में से एक रहा है। उन पर लगाए गए आरोप, उनके खिलाफ चल रही लीगल प्रोसीडिंग्स और उनसे जुड़ी बहस काफी कॉम्प्लेक्स है। ऐसे में पूरे इश्यूज को सिर्फ सरनेम तक रिड्यूस कर देना कई लोगों को ओवर सिंप्लीफिकेशन लगा। फिर भी अगर दीपिका को लगता है कि वो खालिद नहीं है इसीलिए रिलेटिवली सेफ हैं, तो वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में कहीं वो सारे काम ना कर दे जिसका आरोप उमर खालिद पर है, वरना दीपिका को पता चलेगा कि नेशनल सिक्योरिटी में सरनेम नहीं देखा जाता। इस कमेंट का एक दूसरा पहलू भी है। अगर हर लीगल एक्शन को आइडेंटिटी के लेंस से देखा जाएगा तो फिर किसी भी इन्वेस्टिगेशन या कोर्ट प्रोसेस पर ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करना मुश्किल हो जाएगा। क्या किसी पर एक्शन उनके नाम की वजह से हुआ या उनके खिलाफ मौजूद एविडेंस और एलिगेशंस की वजह से? ये फैसला सोशल मीडिया या पॉलिटिकल कमेंटेटर्स नहीं, कोर्ट्स को करना होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दीपिका खुद इंटरव्यू में बार बार कह रहे थे कि उनके मूवमेंट को इग्नोर किया जा रहा है, डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा। अगर ये बात सही है तो फिर उमर खालिद वाली कंपैरिजन और भी कंफ्यूजिंग हो जाती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि स्टेट उन्हें सीरियस थ्रेट नहीं मानती और इग्नोर कर रही है, दूसरी तरफ उनकी सिचुएशन को एक ऐसे आरोपी के साथ कंपेयर किया जा रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट और दंगे से रिलेटेड है। इसी वजह से कई लोगों ने इस पूरे एक्सचेंज को एक जेन्युइन डिस्कशन से ज्यादा विक्टिमहुड नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश के रूप में देखा, क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट फैक्ट्स और पॉलिटिक्स से हटकर आइडेंटिटी और सरनेम्स तक पहुंच जाए तो असली मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। एजुकेशन रिफॉर्म्स, पेपर लीक्स और यूथ फ्रस्ट्रेशन जैसे मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए, लेकिन किसी भी मूवमेंट की क्रेडिबिलिटी सिर्फ उसके स्लोगन से नहीं बनती। क्रेडिबिलिटी तब बनती है जब उसके आर्ग्यूमेंट्स कंसिस्टेंट हो, जब उसके लीडर्स अपनी बातों पर खुद भी खरे उतरे और जब आर्ग्यूमेंट्स फैक्ट्स के साथ चले, इमोशंस के साथ नहीं। और संदेश के इस इंटरव्यू के बाद शायद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या अभिजीत दीपिका के आर्ग्यूमेंट्स वाकई उतने मजबूत हैं जितने सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे हैं, या फिर उनकी पॉपुलैरिटी और उनकी पॉलिटिक्स के बीच का गैप अब धीरे धीरे सामने आने लगा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।